10 लाख टन का स्टील प्लांट लगाने के लिए भारत और सोवियत रूस के बीच में सिग्नेचर हुए थे और उसके बाद ही करीब हफ्ते भर के बाद भिलाई का नाम जो है वो फाइनल किया गया था। और भिलाई का नाम फाइनल होने के बाद में स्वाभाविक है कि भिलाई को लेकर के लैंड एक्विजिशन और तमाम तरीके की जो भी औपचारिकताएँ हैं वो शुरू हुई और इसके साथ ही एक नया एक शहर, एक कारखाना, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। 1955 ये तारीख भिलाई के लिए खास मायने रखती है क्योंकि 6 जून 1955 को पहली बार भारत और सोवियत रूस के जो वो थे विशेषज्ञ थे वो पहली बार दुर्ग के सर्किट हाउस में। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग आज भी है। इसी एक जो झोपड़ी जो दिख रही है इसी बिल्डिंग में पहली पायनियर टीम जो है वो आकर के रुकी थी 6 जून 1955 में। नेक्स्ट, तो जब जून 1955 में जब पहली टीम आई और उसके बाद में फिर देश भर से अधिकारियों का आना चालू हुआ, इंजीनियरों का आना चालू हुआ, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके साथ में परिवार भी था, बच्चे भी थे। तो बच्चों के लिए स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि भिलाई जो है छोटे छोटे अलग अलग गांव थे और उन गांव को खाली करवाया जा रहा था। भिलाई के लिए लैंड एक्विजिशन चल रहा था तो खाली करवाया जा रहा था। तो स्वाभाविक है कि स्कूल, गांव, घर, ये सब चीजें वहाँ खत्म हो गई। तो समस्या यह थी कि बच्चों को स्कूल कहाँ करवाया जाए। तो 1955-56 में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दुर्ग का मल्टीपर्पज स्कूल है। 1955-56 का जो सेशन है उसमें 40 बच्चों का एडमिशन जो है इस मल्टीपर्पज स्कूल में करवाया गया दुर्ग के, और भिलाई हाउस से लेकर के मल्टीपर्पज स्कूल तक के लिए बस की व्यवस्था। उसके बाद में जैसे जैसे हमारा टाउनशिप बढ़ते गया, टाउनशिप, कैंप एरिया, खुर्सीपार एरिया, तो ये कैंप में पहला बाल मंदिर शुरू किया गया था 57 में। तो उस टाइम में एक समाजसेवी संगठन था भारत सेवक समाज, उसको जिम्मा दिया था कि बाल मंदिर चलाए। इस फोटो में आप देख रहे होंगे भिलाई महिला समाज की उस टाइम की प्रेसिडेंट भी दिख रही है, मिसेस ईला से है, शिक्षा अधिकारी है, स्कूल है, सारी चीजें हैं। लेकिन शुरुआती टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पहली फोटो आप देख रहे हो कर्नल ताराचंद की है। तो कर्नल ताराचंद के अंडर में स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करने की जिम्मेदारी कर्नल ताराचंद को दी गई। और उसके बाद में कर्नल जोशी आए। ताराचंद रिटायर हो गए थे, उसके बाद में कर्नल जोशी आए 59 में। तो ये करीब करीब 60 तक के ये सिस्टम चलते रहा। जो सुपरिंटेंडेंट ट्रेनिंग होते थे उन्हीं के जिम्मे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दिया गया था। लेकिन 1961 में फिर इसे एक प्रिंसिपल थे मिस्टर BN सिंह। तो BN सिंह साहब को भिलाई स्टील प्लांट का पहला एजुकेशन ऑफिसर बनाया गया। तो इस तरीके से BN सिंह साहब पहले हमारे एजुकेशन ऑफिसर हुए। बात हुई थी तो ये पहले स्कूल की बात है। जब भिलाई स्टील प्लांट का कारखाना निर्माण होने लगा, टाउनशिप बनने लगा, तो फिर प्लान के मुताबिक स्कूल भी बनने थे। तो सबसे पहला स्कूल जो चालू हुआ वो सेक्टर 1 के ट्यूबलर शेड में चालू हुआ। ये ट्यूबलर शेड कलर फोटो देख रहे हैं ये अभी की है, और ये उस पार जो देख रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट जो देख रहे हैं वो उस जमाने की है। तो ये ट्यूबलर शेड पटरी को फेसिंग करते हुए एरिया, वहाँ पे भिलाई का पहला स्कूल चालू हुआ। इसमें 2 प्राइमरी स्कूल और 1 मिडिल स्कूल, इस तरीके से 3 स्कूल जो है इस ट्यूबलर शेड वाली लाइन में शुरू हुए थे। और जो फोटो आप देख रहे हैं ये 15 अगस्त इन दोनों ने झंडा फहराकर इस स्कूल का औपचारिक उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, पढ़ने लगी और स्वाभाविक है कि स्कूल छोटा होगा, लेकिन उस समय टाउनशिप भी इतने जल्दी पूरा बना नहीं था, ना ही पूरा टाउनशिप में हर जगह स्कूल बने थे। तो तब 2-3 चीजें हुई थी। ये फोटो आप देखेंगे शायद तो सेक्टर जानते होंगे, ये सेक्टर 1 हाई स्कूल के अंदर ये बिल्डिंग है, ये वाली, ये शेड वाली बिल्डिंग, और ये ऊपर वाली एनेक्सी बिल्डिंग है नेहरू हाउस और आपका BSP हॉस्पिटल सेक्टर 1 है, उसके ठीक बीच में है। तो ये 2 बिल्डिंग जो है ये उस टाइम में स्कूल के काम आई थी। ये सेक्टर 1 स्कूल में आज भी ये बिल्डिंग है। यहाँ पे पहला मिडिल स्कूल चालू किया गया था, मिडिल और हाई स्कूल। और उसके बाद में जब बच्चे और बढ़ गए तब फिर ये एनेक्सी बिल्डिंग जो है आपका BSP हॉस्पिटल और नेहरू हाउस के बीच में, उस एनेक्सी बिल्डिंग में भी क्लासेस लगी। जानते होंगे
ये सेक्टर 1 हाई स्कूल में के अंदर ये बिल्डिंग है, ये वाली, ये शेड वाली बिल्डिंग, और ये ऊपर वाली एनेक्सी बिल्डिंग है नेहरू हाउस और आपका बीएसपी हॉस्पिटल सेक्टर 1 है उसके ठीक बीच में है। तो ये दो बिल्डिंग जो है ये उस टाइम में स्कूल के काम आई थी। ये सेक्टर 1 स्कूल में आज भी ये बिल्डिंग है। यहाँ पे पहला मिडिल स्कूल चालू किया गया था, मिडिल और हाई स्कूल, और उसके बाद में जब बच्चे और बढ़ गए तब फिर ये एनेक्सी बिल्डिंग जो है आपका बीएसपी हॉस्पिटल और नेहरू हाउस के बीच में, उस एनेक्सी बिल्डिंग में भी क्लासेस लगी। भिलाई विद्यालय की इनॉग्रेशन की फोटो है। ये भिलाई स्टील प्लांट का पहला बड़ा स्कूल था जो मतलब शुरू हुआ। तो ये फोटो 14 नवंबर 1959 की है। इसमें पीएन सिंह जी दिख रहे हैं और जो हाथ जोड़े हुए हैं ये चीफ इंजीनियर रशियन है मिस्टर गोल्डिन, इनके हाथ से उद्घाटन हुआ था। और यहाँ इस तरफ जो हाथ जोड़े हुए जीपी शर्मा जी हैं, बहुत से लोग जानते होंगे इस स्कूल के भी प्रिंसिपल रहे हुए हैं। नेक्स्ट सब धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा तो फिर हमारे सामने मतलब बीएसपी के सामने समस्या या बोलिए चैलेंज यह था कि उसको स्कूल को अच्छे तरीके से कैसे चलाया जाए और बेहतर ढंग से। तो ये फोटो खास मायने इसलिए रखती है कि ये 1959 की फोटो है ये, और ये बीएसपी ने पहली बार मिड डे मील चालू किया था। और इसके साथ रोचक कहानी एक ये है, इसमें जो महिला आपको दिख रही है बच्चों को परोसते हुए, ये भिलाई महिला समाज की प्रेसिडेंट है मिसेस नलिनी श्रीवास्तव। वो खाना खुद बना रही है। असल में रोचक कहानी छोटी सी ये है कि बीएसपी और ठेकेदार ने कुछ गड़बड़ी किया था, खाने में कुछ गड़बड़ी थी तो तत्काल उसको फिर निरस्त किया गया था। तो भिलाई महिला समाज ने यह जवाबदारी ली थी कि हम बच्चों को मिड डे मील देंगे। तो सेक्टर 4 की जो महिला समाज की बिल्डिंग है वहाँ पे भिलाई महिला समाज ने मिड डे मील बनाने का काम चालू किया और वो लोग खिलाते भी थे। और इस तरीके से भिलाई में पहली बार मिड डे मील बच्चों को जूते कपड़े ये सब देने की शुरुआत 59 से हुई। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी बच्चों की ही फिक्र नहीं की गई कि हिंदुस्तानी हमारे बच्चे पढ़े, रशियन बच्चों के लिए भी ध्यान दिया गया क्योंकि उस टाइम में रशियन एक्सपर्ट बहुत सारे आते थे, उनके साथ में उनका परिवार था, बच्चे थे। तो ये पहली फोटो जो आप इस स्कूल से लगी हुई बिल्डिंग है, ये उसका उद्घाटन हुआ था। ये पहला रशियन स्कूल है। और ये दूसरा 1979 की जो सेक्टर 7 में दूसरा रशियन स्कूल खुला। नेक्स्ट आ रहा था कि आज तो हमारे मतलब टोटल स्कूल और टोटल बच्चों को मिलाकर के 6000 करीब बच्चे हैं। तो पढ़े वो तो जानते हैं, बाकी लोग कल्पना नहीं कर सकते कि 68,000 बच्चे, 68,000 टोटल बच्चे, एक जमाना वो भी था। तो फिर भी बच्चे इतने थे कि स्कूल के बाहर पंडाल लगाया गया और पंडाल लगा करके फिर वहाँ पे क्लासेस शुरू की गई क्योंकि और कोई चारा नहीं था। 3 शिफ्ट में स्कूल लगाई गई दिल्ली राजरा में, और उसके बाद में फिर पंडाल लगा के लगाया गया। तो ये भी स्थिति रही है हमारे यहाँ। अब तो खैर अलग विपरीत परिस्थिति है, तो अब वो चीज़ कई लोगों को सपने जैसे लग सकती, किसी ग्रो करते गया। तो ये तो सेक्टर 7 से फिर सेक्टर 10 स्कूल का जो निर्माण हुआ, सेक्टर 10 स्कूल जो बना, उसकी एक बहुत छोटी सी रोचक सी एक वो है कि उस टाइम में पुराणिक जी ही प्रिंसिपल थे, मतलब कार्यकारी प्रिंसिपल बोलिए, या उन्होंने साल भर तक के संभाला। लेकिन सेक्टर 10 स्कूल का जो कायाकल्प या आज भी लोग जो नाम लेते हैं वो रिजवी सर के नाम से याद किया जाता है। तो रिजवी सर दरअसल राजकुमार भिलाई आना होता था उस जमाने में। गुरतेज सिंह जी भी थे और पृथ्वीराज आहूजा जी भी थे। तो ब्रिज का यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ से राजकुमार कॉलेज के टीचरों की टीम और रिजवी सर ये लोग सब यहाँ आते थे, तो इन लोगों का आपस में परिचय भी था। तो जब सेक्टर 10 को मॉडल स्कूल बनाने की बात आई तब पृथ्वीराज आहूजा जी ने खास तौर पे रिजवी सर को राजकुमार कॉलेज से इस्तीफा दिलवा करके यहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट करने के लिए इन्वाइट किया। तो एक तरीके से संस्थापक ही रहे रिजवी सर, और उनके कार्यकाल में फिर स्कूल ने जो तरक्की की वो सभी को मालूम है। नेक्स्ट, नवीन बुद्धि राजा जब ऑल इंडिया टॉपर हुए थे IIT में, तो ये हम सभी को मालूम है। इसके साथ या इसके बाद चीज़ ये हुई कि दिल्ली वालों को शक हुआ कि इसी स्कूल से क्यों इतने निकलते हैं। ये चीज़ हुई थी। ये मैंने टॉप 10 में भी आ रहे हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं। तो हाल ही में पता लगा कि इस बारे में
पार्लियामेंट में सवाल भी उठा था कि रिजल्ट वैसे ही रहा, तब दिल्ली ने माना था कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं तो ये 84-85 के अगर आप अखबार वगैरह भी देखेंगे तो एक बड़ा इशू था कि सेक्टर 10 से ही क्यों इतने ज़्यादा बच्चे मतलब IIT में निकलते हैं। तो ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था, और आज तो खैर परिस्थिति 2020 Dr. Nisar, Rakesh ji, Principal Verma, Mr. Gadre, Mr. Jha, Panchor ji, my dear students, teachers, distinguished alumni, ladies and gentlemen and the members of the media. A very good evening to you. At the outset, let me express my gratitude to the Bhilai Education Department and the Secretary School for inviting me on this momentous occasion. It's indeed a landmark to have completed 50 glorious years. So a round of applause for this great school, which, as we saw through the audio-visual, as well as that excellent presentation by Zakir Saab, that the school had a glorious past. It has got a equally glorious present, and I hope, and let's all work together to ensure that it has an equally glorious future. I congratulate all the students who have been so well placed, and I also congratulate the school. I am very sure that they will have in 10 years' time, they will have a very glorious Diamond Jubilee. Then another 15 years' time, they will have a very glorious Platinum Jubilee. And in 2071, they will have a very glorious centenary. So let us pray, and of course many of us won't be around to celebrate the centenary, but the youngsters will be there. And they will be the witness to a centenary school which has such a glorious past. I mean, which was born with this, of course, a few years after this plant was born, but carried forward what the plant meant to this state of Chhattisgarh, or to this area and to the country as a whole. So I once again congratulate, and Mr. Verma and his team has done an excellent job. We were just discussing, as Mr. Zakir also told us, the number of students are coming down. We know the reasons, because the employees are also coming down, and the average age of the employees is also increasing. So school-going children per se are coming down. And there are a lot of other private schools also come up, DPS, DAB and other schools. So I think we probably have to, this is a time to consolidate our focus on 3-4 good schools, instead of spreading it all over the place, because probably it will not be feasible for us to manage so many schools going forward. I still remember in 1986, when I was recruited for this great company for our interview in BHU. The interview committee came, and it was led by Mr. Sandhaveshwar, who was then MD of Bhilai Steel Plant. So he came. One word I still remember, that Bhilai Steel Plant is known for steel making. It's Bhilai Steel Plant, but it is also Bhilai School Plant. Because I think, if I am not wrong, the peak of around 70,000 students probably came in, I think, mid-80s, maybe. So I think that time, about 70 odd schools were being run by Bhilai, including the schools in Dalirajara, Nandini, Hiri, etc. And now when I see the demography of the schools, especially in the mines area and also our schools, most of the students are from non-BSP. In fact, one school in Kuteshwar, which we are running, DAV school, Kuteshwar came into the Bhilai family only from 1st of July. Out of there's only 4 or 5% of the students are 3%. Dr. Verma just corrected me. 3% of the students are from our. But anyway, we are running those schools.
Because it is our duty to run those schools and ensure that apart from my employees, the other stakeholders who are staying in and around our townships, be it the steel plant, be it the mines, they also get quality education, because that also helps us to get good people for future running of our plants and mines. And this is also our duty. I mean, leave it alone CSR. I think Vinay and Sen had been doing CSR much before they started doing CSR, much before this term was coined. And because this is our duty, we must share our well-being with others. I mean, that's the point of life. I mean, you should not keep everything to us, to ourselves. We must share whatever we are able to generate surpluses from the plant and our activities with the community at large. That's the message. So that's all. Thank you very much and all the very best. Jai Hind.